हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आज के मुख्य समाचारों पर नज़र डालते हैं। सीबीएसई की 12वीं रिजल्ट तैयार करने की जो समय सीमा है वह बढ़ा करके 25 जुलाई कर दी गई है। पहले यह सीमा 23 जुलाई थी, यानी 23 जुलाई को रिजल्ट जारी किया जाना था। टाइम्स पत्रिका द्वारा एक सुखद खबर है। टाइम्स पत्रिका द्वारा वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेसेस में जयपुर को 38वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि घाना की राजधानी अकरा को विश्व का, टाइम पत्रिका के हिसाब से विश्व का सबसे महान शहर के रूप में, सबसे बेस्ट शहर के रूप में जो है चिन्हित किया गया है। इसके अलावा एक और खबर है जो कि चौंकाने वाली है, थोड़ी दुखद है। सीमा पर तनाव की खबर है। उत्तराखंड सीमा पर बाराहोती सेक्टर में चीनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। इसके मद्देनज़र भारत सरकार ने भी अपनी सैन्य गतिविधियों को वहां बढ़ा दिया है। खबर है 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया का शहर ब्रिस्बेन को मिला है, जबकि 2024 में जो ओलंपिक खेल होना है वह पेरिस उसकी मेजबानी करेगा, जबकि 2028 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी का या आयोजन का जिम्मा अमेरिका का शहर लॉस एंजल्स को दिया गया। यह परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट और पीजी के नामांकन के लिए नोटिफिकेशन अगस्त महीने में जारी किया जाएगा। आप लोग जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं उन लोगों से आग्रह है कि इस खबर पर नज़र बनाएं। अब कल की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। यह एक और खबर जिस पे बिहार की नज़र है। अभी बालू, जिसको मैंने श्वेत स्वर्ण घोटाला के नाम से जग जाहिर किया है, वह सोन नदी पे जो बालू घोटाले में अधिकारियों की मिली भगत से जो लगभग करोड़ों का घोटाला, लगभग 100 करोड़ के आसपास का घोटाला है, उसकी जांच और उसकी निगरानी की गतिविधि बढ़ा दी गई है। बिहार सरकार ने जांच की गतिविधि को तेज कर दिया है। अब हम कल की जो एक खबर थी, कल आपको पता होगा कि पेगासस स्पाईवेयर स्कैम मामले में संसद की गतिविधि दिन भर ठप रही और मैंने कल पेगासस के बारे में आपको बताया था कि बेसिकली आखिर पेगासस है क्या। पेगासस की जानकारी होना आज के करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, एक तो विद्यार्थियों के लिए इस कहाँ की कंपनी है, पेगासस है क्या और किस तरह से यह जासूसी करते हैं, 3 सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं। और मुख्य परीक्षा में, सिविल सर्विसेज के मुख्य परीक्षा या सामान्य ज्ञान के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को पेगासस स्पाईवेयर स्कैम के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो मैं पेगासस के बारे में आज न्यूज अपडेट करता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो कांग्रेसी सांसद हैं शशि थरूर, उनकी अध्यक्षता में आईटी की, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जो अस्थाई संसदीय समिति है उसकी 28 जुलाई को बैठक होनी है। यह बैठक शाम 4 बजे आहूत की गई है। इसमें आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के और गृह मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया गया है। अब मीटिंग का मुद्दा क्या होगा, इसको जान लीजिए। नागरिकों की डेटा सुरक्षा और गोपनीयता पर यह मीटिंग आयोजित की गई है। अब आपको पता होना चाहिए कि यह जो संसदीय समिति, अस्थाई संसदीय समिति, इस विभाग की, आईटी विभाग यानी आईटी मंत्रालय की जो अस्थाई संसदीय समिति है, वह क्या जानना चाहती है, इस मीटिंग के द्वारा क्या जानना चाहती है। सबसे पहले वह जानना चाहती है कि जासूसी हुई है या नहीं, यानी पेगासस स्पाईवेयर स्कैम, यानी पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से भारत में जासूसी की घटनाएं अंजाम तक पहुंची हैं या नहीं। दूसरा जानने का मुद्दा है उनका, क्या भारत या इसकी एजेंसियां स्पाईवेयर का प्रयोग करती हैं, क्योंकि भारत सरकार अब तक इस पर चुप्पी साधे हुए है। अगर समिति यह जानना चाहती है अगर भारत सरकार और इसकी एजेंसियां पेगासस सॉफ्टवेयर का यानी पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करती हैं तो अब तक किन किन लोगों की निगरानी की गई। बहुत लोग बवाल मचा रहे हैं कि कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ पत्रकारों की जो है निगरानी की गई। अब हम जाने कि यह जो अस्थाई समिति है संसद की, क्या है उसके अधिकार, किस तरह से वह काम करता है। सबसे पहले जान लें कि जो संसद की अस्थाई समिति है आईटी मामले के, जिसकी अध्यक्षता शशि थरूर कर रहे हैं, ऐसे सभी मंत्रालयों में की एक अस्थाई समिति होती है जो कि विभाग विशेष से संबंधित मामलों का अध्ययन करके रिपोर्ट बनाती है। इस समिति के पास अधिकार हैं कि वह वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर जवाब तलब करे और आवश्यक दस्तावेजों की मांग भी यह समिति कर सकती है। समिति की रिपोर्ट सदन के दोनों सदनों में पेश की जाती है, सदन के दोनों सभाओं में यानी लोकसभा और राज्यसभाओं में पेश की जाती है। लेकिन इस समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई होगी या नहीं यह सरकार पर निर्भर करती है। इसके अलावे
यह जो समिति की रिपोर्ट पे कार्रवाई होने की बाध्यता नहीं है, यह संविधान में ऐसा जिक्र है। अब संसद की अस्थायी जो समिति है, इसके मुख्य कार्य क्या हैं? वो इसके मुख्य दो कार्य हैं, क्यों आखिर क्यों यह आवश्यक है? इसके मुख्य कार्य हैं बजट से संबंधित मंत्रालयों की मांग की समीक्षा करना। अगर बजट में जो मंत्रालय की मांग है वह कितनी होनी चाहिए, आवंटन कितना होना चाहिए, उसकी मांग की जो समीक्षा मंत्रालय जो मांग करती है वित्त मंत्रालय से अपने बजट में अपने विभाग के लिए, उसकी यह समीक्षा करती है। यदि मंत्रालय या विभाग की तरफ से किसी भी तरह का बिल सदन में पेश किया जाता है तो लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति उस बिल को रेफर कर सकते हैं उस मंत्रालय से संबंधित अस्थायी संसदीय समिति को। अब आईटी मामले की अस्थायी समिति पर हम राजनीतिक जो उसकी गतिविधियां हैं या राजनीतिक जो संगठन, जो राजनीतिक रूप से दलों का संगठन उस समिति में, हम उस पर नज़र डाल लें। जो आईटी मामले की अस्थायी समिति है जिसकी अध्यक्षता शशि थरूर जी कर रहे हैं या उसके अध्यक्ष शशि थरूर जी हैं, उनमें 32 सदस्य शामिल हैं, जिसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 11। लेकिन फिलहाल 2 सदस्यों की रिक्ति हो गई है, क्योंकि भानु प्रताप सिंह वर्मा और निश्चित प्रामाणिक जी को हाल ही में मोदी कैबिनेट में मंत्री बना दिया गया है। इसके चलते 2 सीटें रिक्त हैं। अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस समिति में जो 32 सदस्यीय समिति है उसमें भाजपा और सहयोगी दलों के 17 सदस्य शामिल हैं। यानी बहुमत किसके तरफ है? सरकार की तरफ है। हाल ही में भानु प्रताप सिंह वर्मा जो कि उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय सीट से जीत कर के आए हैं, उन्हें जो है माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज विभाग का मंत्री बनाया गया है, जबकि निश्चित प्रामाणिक को भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। अब आगे की राह क्या हो? जो जासूसी की बात है, पेगासस जासूसी की बात है, उसमें आगे की राह क्या हो, किस तरह से जांच को आगे बढ़ाया जा सकता है? इसमें जो सबसे बेहतर होगा कि जो संसद की अस्थायी समिति है विभागों की, उससे बहुत कुछ होने को नहीं है। अगर सरकार चाहे या संसद चाहे तो संयुक्त संसदीय समिति, जिसको जेपीसी है, उसके माध्यम से जांच कराई जा सकती है। इसके अलावे सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट्स हैं उसके जजेस से इसकी जांच कराई जा सकती है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, किसी स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराई जा सकती है, जिससे जाकर के मामले स्पष्ट हो जाएंगे। अब जांच के औचित्य पे सरकार और विपक्ष जो है अपने अपने हिसाब से तर्क दे रही है। अब मामला यह उठता है कि क्या जांच जरूरी है या गैर जरूरी, हम इस पर एक नज़र डालते हैं। व्यक्ति विशेष की डेटा की चोरी या जासूसी निजता, राइट टू प्राइवेसी का हनन है, जो कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में जो है भारत के नागरिकों को मिला है। लेकिन सरकार का पक्ष है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सरकार या सरकार की एजेंसियां चाहें तो चौकसी बरतने के लिए डेटा को जो है कलेक्ट कर सकती हैं या उसकी जासूसी हो सकती है। इस मामले में यह उपयोगी है। वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं आज के डेट में जहां पर हम अपने अपने डेटा को जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दे, जैसे बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जहां हमें अपने आधार से लेकर के पैन कार्ड और मोबाइल नंबर तक के सारे डेटा को फीड करना पड़ता है। चुनाव आयोग के सारे जो फॉर्म भरने पड़ते हैं, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से लेकर के सारे, उसमें भी हमें ये ऐड करना पड़ता है। जो चौथी बात है सरकार जिसको कहती है, या जो एक सुखद स्थिति है, या इजराइल सरकार का दावा है कि इजराइल सरकार का दावा है कि जो हमारी एनएसओ कंपनी है जो कि पेगासस सॉफ्टवेयर बनाती है, इसका उपयोग हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बेहतर चौकसी के लिए करते हैं, और इस सॉफ्टवेयर को हम केवल सरकारी एजेंसियों, पुलिस या सेना को देते हैं, पेगासस को। इसलिए इसके जो दुरुपयोग की संभावना है वह सरकारों तक ही सीमित हो सकती है, इसके ऊपर या इधर उधर नहीं जा सकती है। अब एक पीछे के हम बैकग्राउंड में जाएं तो दिसंबर 2018 में गृह मंत्रालय भारत सरकार ने एक आदेश पारित किया था, जिसमें देश की 9 खुफिया एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को इंटरनेट और मोबाइल के डेटा लेने का अधिकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर दे दिया था। तो पहले से भी डेटा कलेक्शन का काम जो है राष्ट्रीय एजेंसियां कर रही हैं, है ना, जो एजेंसियां हैं वह कर रही हैं, खुफिया एजेंसियां कर रही हैं और दिल्ली पुलिस भी कर रही है। भारत समेत कई देशों में इशारे पर डिजिटल कंपनियों द्वारा ऑपरेशन प्रिज्म नाम से 2013 में एक अभियान चलाया गया था, जो डेटा हैकिंग का अभियान था, और स्नोडेन ने इस मामले को उजागर किया था। लेकिन तत्कालीन जो 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, इस पे किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया था।
2019 में व्हाट्सएप ने कैलिफोर्निया, अमेरिका के कैलिफोर्निया के जिला अदालत में इजरायली कंपनी एनएसओ के खिलाफ मुकदमा दायर किया और इस मुकदमे में जो व्हाट्सएप के साथ थे वह फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट भी थे। लेकिन प्रसाद जी ने सिर्फ ट्वीट कर व्हाट्सएप से इसकी जानकारी मांगी थी, इस पर बहुत गंभीरता से कोई कार्रवाई करते नहीं दिखे थे। इसके अलावा जो संघ के प्रचारक रहे गोविंदाचार्य जी, अमेरिकी मामले जो अदालत में चल रहे हैं उस मामले को उठाते हुए, उस तथ्यों को रखते हुए इन्होंने सरकार से भी मांग की थी और सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन न तो सरकार ने सुनी थी और न खटखटाने पर उनके मामले को संज्ञान में लिया था। अब पेगासस जैसे स्पाईवेयर कैसे काम करते हैं, आइए हम उनको जानते हैं। पेगासस जैसे जो स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं, फोन के एक या एक से अधिक सॉफ्टवेयर की कमजोरियों को चिन्हित करती हैं तथा उनका फायदा उठाकर फोन को हैक किया जाता है। यानी फोन की कमजोरियां, जो सॉफ्टवेयर की कमजोरियां हैं उसको जो है चिन्हित करके ऐसे जो सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर्स हैं उसमें काम करती हैं। अब जब फोन हैक हो गया तो फोन के सारे ऐप्स, कैमरा, माइक्रोफोन इत्यादि जो टूल्स हैं फोन में या सॉफ्टवेयर हैं उस पे उस हैकर कंपनी का कमांड हो जाता है, यानी आका कंपनी जिसको आप कह सकते हैं। अब जो खास बात है कि जो फोन बनाने वाली कंपनियां हैं या जो फोन की ऑपरेटिंग कंपनियां हैं उनको भी हैकर्स की ऐसी गतिविधियों की जानकारी नहीं हो पाती है। और वैसे भी पेगासस एक सैन्य स्तर की तकनीक है, इसके द्वारा किसी भी तरह की हैकिंग को रोक पाना बेहद मुश्किल काम है। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, इसको रोकने का उपाय क्या होगा? बेहतर सर्विलांस या निगरानी से जो संबंधित सुधार हैं और समुचित कानूनी व्यवस्था करके ऐसी घटनाओं को सीमित की जा सकती है। अब आइए जानते हैं जीरो क्लिक एक्सप्लॉयटेशन क्या है। कई बार आपने सुना होगा कि आपके फ़ोन में कोई अनचाहा लिंक आया तो आप क्लिक नहीं कीजिए। कई बार आपके फ़ोन में अनचाहा लिंक आए होंगे, आपने क्लिक किया होगा और आपके सारे पैसे हैकर्स उड़ा लिए होंगे, ऐसी घटनाएं आपने सुनी होंगी। लेकिन यहाँ पर जीरो क्लिक एक्सप्लॉयट जो है फ़ोन उपभोक्ता को बिना कोई लिंक वगैरह प्रोवाइड कराए उनके मोबाइल में वायरस भेजता है और यह वायरस जो है स्वतः सक्रिय होकर आपके फ़ोन के यानी उपभोक्ता के फ़ोन के डेटा को असुरक्षित कर देता है, इनसिक्योर कर देता है। और वैसी स्थिति में जो है वहाँ पर आपको वहाँ से डेटा लीक होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे पेगासस मामले में जितने लोगों के नाम आए हैं उनका डेटा अभी तक लीक हुआ है कि नहीं, इसकी बहुत कॉन्क्रीट जानकारी नहीं, न तो सरकार बता रही है न ही इसकी कॉन्क्रीट जानकारी जुटा पाई गई है। क्योंकि जब तक जिन नामों को आउट किया गया उनका फॉरेंसिक जांच नहीं हो तब तक ऐसा कर पाना संभव नहीं है। लेकिन एक सुखद खबर है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की फॉरेंसिक लैब ने एक मोबाइल वेरिफिकेशन टूल निकाला है जिसे पेगासस जैसे वायरस या उससे जो जुड़े उसी की तरह के जो वायरस अगर आपके फ़ोन में आ जाते हैं तो उसको वेरीफाई करने का एक किट डेवलप किया गया है। यह किट गिटहब पर उपलब्ध है, लेकिन इसके चलाने के लिए आपको पर्याप्त जानकारी और अनुभव की आवश्यकता होगी। तो आज पेगासस स्पाईवेयर में इतना। जासूसी मामले पहले भी कई भूचाल ला चुके हैं। 1991 में चंद्रशेखर जी की सरकार जासूसी मामले में ही गिरी थी। 1980 के दशक में कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े की सरकार जासूसी मामले में ही गिरी थी। आज प्रभा बेनीपुरी जी की पुण्यतिथि है, हम उन्हें शत शत नमन करते हैं।